हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमो शंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, जो हमारा साइंस एंड टेक का सीरीज चल रहा है, जो यूनिट नंबर 7 है एमपीपीएससी प्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें आज हम लोग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, जितने भी प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, नियम हैं, केमिस्ट्री पर आधारित, रसायन विज्ञान पर आधारित, उन सभी पर विस्तार से आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी आपको पीडीएफ ऐप पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जितने भी आपके सिद्धांत हैं, जैसे कि परमाणु सिद्धांत, रमन प्रभाव, डोवेनाइनर का त्रिक सिद्धांत, फिर ये पीरियोडिक टेबल वगैरह, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आप-बाऊ, अष्टक का नियम, जितने भी इंपॉर्टेंट नियम सिद्धांत हैं केमिस्ट्री में, वह सब के सब एक साथ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं एक ही लेक्चर में। इसके पहले हम लोगों ने जीव विज्ञान का जितना सिद्धांत था और भौतिक विज्ञान के जितने भी मौलिक सिद्धांत थे, बेसिक प्रिंसिपल्स थे, उन्हें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन साथियों ने नहीं देखा है अभी तक फिजिक्स और बायोलॉजी के लेक्चर्स, उसे देख लीजिए। क्या हमें पूरा साइंस पढ़ना है? तो अभी जो हमारा सिलेबस में टॉपिक दिया है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस, तो पूरा केमिस्ट्री और पूरा फिजिक्स नहीं पढ़ना है। बायोलॉजी में भी हमको क्या दिया हुआ है? हमको सिद्धांत दिया हुआ है, बाकी अलग से मानव शरीर संरचना दिया हुआ है, ह्यूमन बॉडी, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे विस्तार से बाद में। फिलहाल फिजिक्स और बायोलॉजी के जितने प्रिंसिपल्स थे खत्म, अभी हम लोग देखने वाले हैं किसका? केमिस्ट्री का। ये मैंने आपको सिलेबस बताया था, ये मौलिक सिद्धांत आज खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग आगे एक एक करके सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे और खत्म करेंगे। जो साइंस का डर है उसे निपटाएंगे एक एक करके, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, तो आप लोग यहां पर ध्यान दो, ठीक। सिलेबस क्लियर है, यहां से चालू करते हैं क्या होता है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। तो साथियों, मैंने फर्स्ट लेक्चर में साइंस के बारे में समझाया था कि विज्ञान क्या है, और फिर उसके मैंने 4 ब्रांचेस बताए थे। पहला फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी और फिर जियोलॉजी। हम लोग फिजिक्स और बायोलॉजी समझ लिए। केमिस्ट्री क्या है? तो विज्ञान की यह एक ब्रांच है, शाखा है, जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना व उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। मतलब 2 रिएक्टेंट हैं, आपस में रिएक्शन करके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे, और उसमें क्या होगा? उसमें पदार्थों का गुण चेंज होगा, उसमें संगठन चेंज होगा, संरचना चेंज होगी, और उनमें जो भी परिवर्तन होगा उसका जो अध्ययन स्टडी कर रहे हैं, यह सब कुछ रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। रसायन विज्ञान से बात करें तो रासायनिक पदार्थों का वैज्ञानिक अध्ययन, एक शब्द में बात करें तो। और अगर हम बात करते हैं आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता, फिजिक्स और बायोलॉजी में हमने डिस्कस किया था, यहाँ आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता का नाम पूछेगा तो एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर। एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर, लेवोसियर भी याद रखोगे तो आपका काम चल जाएगा, तो इसका आपको नाम याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया बेसिक नॉलेज। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां से शुरू हो रहा है हमारा परमाणु संरचना मॉडल। यहां पर मैंने आपको एक एक करके क्या बोला कि हम लोग एटॉमिक थ्योरी, परमाणु सिद्धांत से शुरू करेंगे, ठीक। परमाणु क्या है, उसके क्या क्या सिद्धांत दिए हैं, उनको हम लोग को डिस्कस करना है और समझना बहुत जरूरी है। जैसे देखो, 5 परमाणु मॉडल दिए गए हैं। पहले तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, इसे हम लोग समझेंगे। बाकी मॉडल की बात करेंगे तो प्लम पुडिंग मॉडल, जिसको जे थॉमसन के द्वारा दिया गया। फिर रदरफोर्ड का जो है नाभिकीय मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल बोला जाता है। और बोहर का एक मॉडल है जिसको हम लोग ग्रही मॉडल कहते हैं। तो इनको हमको अच्छे से समझना है। इसके अलावा इरविन श्रोडिंगर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल, जिसको क्वांटम मॉडल भी कहते हैं, तो इसको याद रखोगे कि क्वांटम मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इरविन श्रोडिंगर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अगर ग्रही मॉडल पूछेगा तो किसके द्वारा? तो नील्स बोहर के द्वारा। अगर पूछे नाभिकीय मॉडल किसके द्वारा? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। अगर पूछे प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो जे थॉमसन के द्वारा। और जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वह क्या है? तो बिलियर्ड बॉल
ठोस गोला मॉडल कहते हैं। जो बॉल होता है ठोस होता है ना, उसको एक मॉडल का नाम दे दिया गया जिसको डाल्टन का परमाणु मॉडल कहा जाता है। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे परमाणु संरचना मॉडल के अंदर, एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल के अंतर्गत। क्लियर है? चलिए डाल्टन से शुरू करते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक स्टोरी है कि जो जॉन डाल्टन है, इन्होंने क्या बोला कि जो पूरा ब्रह्मांड है वह कणों से बना है, सूक्ष्म कणों से। उनका नाम इन्होंने क्या दिया? उनका नाम इन्होंने एटम दिया। ठीक, यहां पर समझना थोड़ा सा, उनका नाम इन्होंने एटम दिया। परंतु हमारे एक वैज्ञानिक जिनका नाम क्या है? महर्षि कणाद। हमारे एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है महर्षि कणाद, जिनको हम लोग भारतीय रसायन विज्ञान के जन्मदाता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके नाम में देखो कण लिखा हुआ है। कण, कण मतलब होता है पार्टिकल। कण मतलब होता है पार्टिकल। इन्होंने ही सबसे पहले, इनसे भी पहले, डाल्टन से भी पहले कहा था कि पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कणों को मिला मिला करके हुई है, और उन कण को इन्होंने अपने नाम पर दिया था महर्षि कणाद, इसीलिए कण बोला गया। अब इन्होंने बोला कि पार्टिकल जो है उसका नाम इन्होंने एटम दे दिया, मतलब परमाणु दे दिया, और इन्होंने अपनी एक थ्योरी दे दी जिसको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु थ्योरी कहते हैं, है ना, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो मॉडल क्या है? तो मॉडल का नाम है डाल्टन का परमाणुवाद। कब खोज किया गया? 1804 में, 1804 में डाल्टन का परमाणुवाद या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा? जॉन डाल्टन के द्वारा। क्लियर? खोजकर्ता जॉन डाल्टन। तो मैंने आपको क्या 3 चीजें समझाई थी? पढ़ना क्या क्या है? तो सबसे पहले सिद्धांत क्या है, फिर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, और उसके बाद इससे संबंधित अगर एग्जाम्पल है तो सारे एग्जाम्पल याद कर लो, या फिर उसकी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उन्हें आपको याद कर लेना है। ठीक है बात? अब यहां पर देखो कुछ डाल्टन के सिद्धांत की प्रमुख बिंदु हैं कि उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या मेन बिंदुओं को रखा। क्या कहा उन्होंने? कि जो पदार्थ है, पदार्थ मतलब क्या? मैटर, जो कि 3 स्टेट में होती है, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जो पदार्थ है अत्यंत छोटे छोटे कणों से बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। क्लियर? जितने भी हमारे आसपास के पदार्थ हैं, पदार्थ मतलब एवरीथिंग अराउंड अस विच हैव मास एंड वॉल्यूम, जो भी अपना द्रव्यमान और आयतन घेरती है वस्तुएं, उन वस्तु को हम पदार्थ कहते हैं। और ये पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे परमाणुओं से, अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं। इन्हीं कणों को ये परमाणु नाम दिए, एटम नाम दिए। यही चीज इनका क्या है? परमाणुवाद है, डाल्टन का परमाणुवाद। इन्होंने कहा ये क्या, इनको तोड़ा नहीं जा सकता, बहुत सूक्ष्म कण हैं, ये सबसे छोटे कण हैं, इनको तोड़ के विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब ये अविभाज्य हैं, अर्थात इन्हें रासायनिक विधि द्वारा और सरल भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा डाल्टन कह रहे हैं। ठीक, उसके बाद यह अविनाशी है, मतलब अविनाशी उसको कहा जाता है जिसका नाश ना हो सके, मतलब जिसका ह्रास ना हो। तो इन्होंने कहा कि यह अविनाशी है। यह कौन? परमाणु, एटम, जो सूक्ष्म कण जिनकी बात कर रहा है, अर्थात ना उत्पन्न कर सकते हैं ना विनाश कर सकते हैं, जिस तरीके से एनर्जी की बात की गई थी, है ना। 2 परमाणु आपस में मिलकर के, और इन्होंने एक और बात कही कि अगर आपस में 2 परमाणु मिलते हैं तो उनको नाम दिया संयुक्त परमाणु, उनको नाम दिया संयुक्त परमाणु। परमाणु परमाणु, इनका नाम दिया क्या? संयुक्त परमाणु। ठीक है, यहां पर परमाणु अगर मैंने जोड़ा परमाणु से, तो इन्होंने नाम इसको दिया संयुक्त परमाणु। क्या नाम दिया? संयुक्त परमाणु। अणु या फिर यौगिक नाम नहीं दिया, इन्होंने संयुक्त परमाणु बोला। ठीक, अब इनमें कुछ खामियां थी, इनमें कुछ खामियां थी, परंतु एक बेस बना ये सिद्धांत। ठीक है, तो क्या क्या खामियां थी अभी देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लेंगे।
ठीक है, तो डाल्टन का सिद्धांत क्या बोलता है? डाल्टन का सिद्धांत बोलता है कि सभी पदार्थ जो हैं सूक्ष्म कणों से बने हैं। उन कणों को इन्होंने परमाणु नाम दिया, एटम नाम दिया। यह परमाणु अविनाशी हैं, इनको नाश नहीं किया जा सकता। ये परमाणु अविभाज्य हैं, इन्हें और छोटे भाग में विभाजित नहीं कर सकते हैं किसी भी रासायनिक विधि द्वारा। ये सारे पॉइंट याद रखना है। दो परमाणुओं को आपस में जोड़ करके हम लोग क्या बनाते हैं? संयुक्त परमाणु। अब डाल्टन ने इस सिद्धांत को देते हुए कोई दो सिद्धांतों को भी बता दिया कि जो हमारा परमाणु है वह द्रव्यमान के संरक्षण का नियम और साथ ही साथ निश्चित अनुपात के नियम को स्पष्टीकरण प्रदान करता है। मतलब क्या है? द्रव्यमान का संरक्षण नियम, जितना मास पहले था उतना मास बाद में भी रहेगा। मतलब नाश नहीं हो रहा है, अविनाशी है। अविनाशी वर्ड आपने सुना? अविनाशी है। अविनाशी का मतलब द्रव्यमान के संरक्षण नियम को, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को ये क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। इसके अलावा एक पॉइंट और दिया, निश्चित अनुपात का नियम। अब इन्होंने बोला परमाणु और परमाणु जुड़ के संयुक्त परमाणु बनाते हैं। ठीक है बात? अब ये जो संयुक्त परमाणु बन रहे हैं ये निश्चित अनुपात में होंगे। ये नहीं कि जितना भी मन किया उतने परमाणु जोड़ दो, ये निश्चित अनुपात में होंगे। इसलिए ये कह रहे हैं निश्चित अनुपात के नियम को स्पष्टीकरण कर रहा है। तो यहां प्रश्न बन सकता है कि जॉन डाल्टन के सिद्धांत में दो कौन से सिद्धांत स्पष्टीकरण हो रहे हैं? तो पहला है द्रव्यमान का संरक्षण, मतलब परमाणु अविनाशी है, उसका नाश नहीं हो सकता है और ना ही हम लोग नया बना सकते हैं। जितना द्रव्यमान पहले था बाद में भी उतना रहेगा। निश्चित अनुपात के नियम को भी फॉलो करता है। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु थे, मैंने आपको बता दिया। क्लियर है बात? अब बात करते हैं सीमाओं की। सीमाओं की, क्योंकि बाद में और भी वैज्ञानिक आए, उन्होंने और अच्छा डिस्कशन किया और अच्छी खोज की और नए नए थ्योरी दिया। तो क्या बोला गया? क्या है इसके सीमाएं? परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कण भी होते हैं, लेकिन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु जो है वह अविभाज्य है। तो यहां पर इनकी थ्योरी थोड़ी सी फेल होना चालू हो गया। परमाणु बेसिकली साथियों 35 से अधिक कणों से मिलकर के बने हैं। फिर से बोल रहा हूं, जो एक परमाणु है वह 35 से अधिक छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं। आप लोगों ने 3 नाम याद रखे होंगे। इन 35 में जो मुख्य 3 नाम हैं उसमें आता है इलेक्ट्रॉन, उसमें आता है प्रोटॉन, उसमें आता है न्यूट्रॉन। ये आपने नाम याद कर लिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनसे मिलकर के एक परमाणु बनता है, एक परमाणु बनता है। परंतु इन तीनों के अलावा भी 35 से अधिक कण होते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि एक परमाणु जो है वह 35 से अधिक छोटे कणों से मिलकर के बना है। इन्होंने कहा था कि यह अविभाज्य है, मतलब इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। एक सीमा हो गई। फिर उसके बाद समस्थानिकों की खोज हुई। क्या होते हैं समस्थानिक? तो एक ही टाइप के परमाणु होते हैं। ठीक, जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करूं कि हाइड्रोजन 3 टाइप से हो गया। ठीक, एक हो गया 1H1, एक हो गया 1H2 और एक हो गया 1H3। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए, 3 आइसोटोप्स हो गए। यहां पर तीनों हाइड्रोजन है, परंतु इसका परमाणु भार 1 है, इसका परमाणु भार 2 है और इसका परमाणु भार 3 है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए। ये एग्जिस्ट करते हैं इस धरती पर। इसका नाम हाइड्रोजन हो गया, प्रोटियम नाम दिया, इसका नाम ड्यूटेरियम और इसका नाम ट्राइटियम। ठीक है, इस तरीके से हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आए। परंतु यहां पर क्या देखा गया? यहां पर भार सबके अलग अलग हैं, परंतु परमाणु क्रमांक तीनों का 1 है। परमाणु क्रमांक तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है। यहां पर बोला कि जब समस्थानिकों की खोज हो गई तो पता चला कि एक ही तत्व के परमाणुओं के अलग अलग भार होते हैं, अलग अलग भार होते हैं, है ना। और यहां पर इन्होंने द्रव्यमान के संरक्षण का नियम दिया था। ठीक, तो ये भी थोड़ा सा फेल होता हुआ दिखाई दिया। एक ही परमाणु के अलग अलग द्रव्यमान है। यही हाइड्रोजन, यही भी हाइड्रोजन, यह भी हाइड्रोजन, परंतु इसका परमाणु भार 1, इसका परमाणु भार 2, इसका परमाणु भार 3 है। ये हो गई लिमिटेशन। और इससे बाहर डाल्टन का सिद्धांत नहीं पूछ पाएगा,
इतना सफिशिएंट है, तो नोट कर लेंगे, है ना। आई होप समझ में आ गया। अब परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो मैंने अभी बताया था कि आधुनिक खोजों के आधार पर परमाणु जो है वो 35 से अधिक सूक्ष्म कणों से मिल करके बना है, जिसमें महत्वपूर्ण क्या क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। कुछ इस तरीके की संरचना एक परमाणु की होती है। यहां पर आप ये अंदर जो देख पा रहे हो ये न्यूक्लियस कहलाता है, केंद्रक कहलाता है, न्यूक्लियस। उसके बाद ये जो आप चारों तरफ देख रहे हो ये रेड वाला क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। जो केंद्रक है, ये केंद्रक न्यूक्लियस, ये दो चीजों से बना है। यहां पर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमेगा, प्रोटॉन जो है और न्यूट्रॉन जो है ये सेंटर में समाहित है, ये सेंटर में समाहित है। कौन कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में, जिसको न्यूक्लियस हम लोग बोल रहे हैं, उसमें होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ मूव करेगा। ठीक, ये चीज आपको समझना है। क्लियर है बात? ये चीज आप देखो यहां पर, ये है हमारा परमाणु। कुछ इस तरीके से एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव करते हैं। इसके केंद्रक न्यूक्लियस में क्या क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव कर रहे हैं और इसी तरीके से ये जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अंदर रहेगा और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव करेगा। ये इसी तरीके से आपका पूरा का पूरा संरचना होता है। इसी तरीके से पूरा का पूरा आप देख पा रहे हो, एक सर्कल नहीं है, ये पूरा का पूरा त्रिविमीय आकृति है। ठीक, चलिए, तो इसे आप समझ लिए। अब परमाणु के अस्थायी मौलिक कण हैं कुछ। ठीक, तीन तो मैंने बता दिया कि एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब कुछ अस्थायी मौलिक कण कभी हैं कभी नहीं है, कभी हैं कभी नहीं है, इसीलिए अस्थायी मौलिक कण की बात कर रहा है। तो ये नाम अगर पूछे कि इनमें से कौन परमाणु के भाग हैं, तीन ऑप्शन रहेगा, जो है एक ऑप्शन रहेगा नहीं है। तो इनको नाम याद कर लो। एक हो गया पॉजिट्रॉन, तीन याद कर लिए ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रिनो या फिर पाई मेसॉन, ये चार नाम याद कर लो। ये परमाणु के ही भाग हैं। जो 35 प्लस अधिक सूक्ष्म कण मैंने बोला, इसी तरीके से भाग हैं। ठीक, यहां पर पॉजिट्रॉन की खोज अगर पूछे तो एंडरसन ने खोजा। यहां पर एंटी प्रोटॉन की खोज पूछे तो सीगर ने। अगर न्यूट्रिनो की खोज किसने की तो पाउली ने। और पाई मेसॉन की खोज तो युकावा ने। ये आपको याद रखना है, नाम बस याद रखो, सफिशिएंट है। एंडरसन याद रख लो और सीगर याद रख लो, इतना आपका महत्वपूर्ण है। ठीक, अब बात करते हैं एक एक करके, जितने भी परमाणु मॉडल हैं उन पर चर्चा करते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्लियर है। ठीक, अब बात करते हैं जे जे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु मॉडल। जे जे थॉमसन आते हैं, अब बोलते हैं ये सब क्या चल रहा है, सब परमाणु के बारे में अपना अपना एक सिद्धांत दे रहे हैं। इसलिए शुरू के जो चार सिद्धांत मैंने दिया, ये सारे के सारे चार सिद्धांत दूंगा मैं, जो ये सब के सब परमाणु से संबंधित हैं, परमाणु के स्थायित्व की बात करने वाले मॉडल हैं। क्लियर है बात? तो इन्होंने कहा कि जो परमाणु है वह प्लम पुडिंग मॉडल जैसा है, मतलब ये वाटरमेलन जैसा है कुछ। ये देखो, ये खाए हो, गर्मी आ गया है, इसको खाओ, बॉडी के अंदर पानी की कमी नहीं होगी, है ना। तो इसको खाते रहो बकायदा। यहां पर आप देख पा रहे हो ये संरचना जो है, इसके अंदर जो काले काले बीज हैं, इन्होंने इन काले काले बीज को निगेटिव चार्ज बोला, मतलब इलेक्ट्रॉन बोला, और बाकी पूरी की पूरी संरचना को इन्होंने पॉजिटिव चार्ज बोला, पॉजिटिव चार्ज बोला कि धनावेशित गोला है। ये जो पूरा का पूरा है ये धनावेशित गोला है। और इसी आधार पर उन्होंने बोल दिया कि परमाणु कुछ इसी तरीके से दिखता है, परमाणु कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें स्फीयर है, आपका पूरा स्फीयर जो है पॉजिटिव चार्ज है, और जो अंदर आपके बीज जैसे दिखाई दे रहे हैं ब्लैक ब्लैक, ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब नेगेटिव चार्ज है, ऋणात्मक इस पर आवेश है। ठीक, इस तरीके की इन्होंने मॉडल दिया, और यही परमाणु का पहला मॉडल कहलाता है। अगर मॉडल की बात करेंगे तो ये जे जे थॉमसन का जो मॉडल है परमाणु का, ये पहला मॉडल है। जॉन डाल्टन का जो था वो तो एक सिद्धांत था, मॉडल नहीं था। ठीक,
यहां पर मॉडल को हमने क्या नाम दिया है? क्रिसमस केक मॉडल। क्रिसमस का जो केक होता है वो भी इसी तरीके से। और तरबूज मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, ये सारे नाम आपको याद रखना है। किससे संबंधित है? तो जे थॉमसन का परमाणु मॉडल से संबंधित है। खोज वर्ष अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, 1904 1904। और खोजकर्ता बार बार मैं बोल रहा हूं जे थॉमसन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जे थॉमसन ही हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की है, ये भी याद रखोगे। परमाणु का पहला मॉडल, इतनी बात याद हो गई। चलिए अब बात करते हैं अगले परमाणु मॉडल की, रदरफोर्ड मॉडल की। क्या क्या इसमें याद रखना था साथियों? फिर से देख लो, जे थॉमसन ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं? तो तरबूज मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, क्रिसमस केक मॉडल या जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, इनको हम लोग ये इन नामों से याद कर लिया। और क्या याद कर लिया? ये पहला मॉडल है जिसमें जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन, बाकी पूरा धनावेशित गोला है, बस इतना याद रखना है। अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जे थॉमसन की बातों से कई लोग सहमत हुए, कई लोग नहीं हुए, असहमत हुए। तो इनके सिद्धांत को थोड़ा सा, इनके मॉडल को और ब्रॉडली क्या किया गया? एक्सपेरिमेंट किया गया। किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा। रदरफोर्ड के द्वारा किया गया, इसीलिए इस मॉडल को हमने क्या नाम दिया है? इसका नाम दिया रदरफोर्ड मॉडल, या फिर एक और नाम दिया सौर मॉडल का प्रतिरूप। ये भी आपको याद रखना है। खोज वर्ष क्या है? तो 1911 1911। ठीक। खोजकर्ता अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ये तो नाम याद ही रखोगे। क्यों? क्योंकि सिद्धांत मॉडल हमको याद रखना है, साथ ही साथ खोजकर्ता जो आविष्कारक हैं और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो भी पॉइंट्स हैं और उदाहरण जो जो हमको रहेगा इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पर कुछ खोज सामग्री है, एक तो अल्फा कण और एक स्वर्ण पत्र। क्या था इनका मॉडल? समझिएगा। ठीक, इन्होंने क्या किया? एक स्वर्ण पत्र लिया, गोल्ड फॉइल पेपर लिया, मतलब सोने की पतली पन्नी जो आती है उनको लिया। ये मिठाई वगैरह खाए हो ना, ऊपर चांदी की सोने की लेयर लगी होती है ना, याद है? हाँ, तो उसी तरीके से इन्होंने बहुत पतली गोल्ड फॉइल पेपर लिया, जिसको हम लोग स्वर्ण पत्र कहते हैं, और उस पर क्या किया इन्होंने? उस पर अल्फा कण, ये अल्फा कण जो होते हैं ये बहुत धनावेशित होते हैं। ठीक, इन्होंने धनावेशित अल्फा कणों की बम्बार्डिंग कराई। क्या किया इन्होंने? स्वर्ण पत्र लिया, गोल्ड फॉइल पेपर लिया, और बम्बारी किसकी करा रहे हैं? अल्फा कणों की। ठीक, इस तरीके से ये आपका देख पा रहे हो, ये आपका क्या है? आपका फॉइल पेपर है, गोल्ड फॉइल पेपर है। यहां से इस सोर्स से अल्फा कणों की बम्बार्डिंग कराई जा रही है इस स्वर्ण पत्र पर। तो इस तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके क्या देखा? सबसे पहले उन तीन चीजों को समझो। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने पाया कि ज्यादातर जो अल्फा कण हैं, ये देखो बहुत सारे अल्फा कण गए, ये बम्बार्डिंग करा दी इन्होंने। ठीक है, जैसे जैसे ये यहां पर आए तो बहुत सारे अल्फा कण ये इसको पार करके निकल गए। ये पहली चीज हुई। क्या हुई? बहुत सारे अल्फा कण जो हैं इस गोल्ड फॉइल पेपर को पार करके निकल गए। ठीक, कुछ अल्फा कण जो हैं वो अपने मार्ग से विचलित हो गए, मतलब डेविएट हो गए। क्या हो गए? कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए। और एक चीज और देखा, लगभग 12,000, 10 से 12,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण जो है अपने मार्ग में टकरा करके वापस लौट आया। क्या क्या हुआ? इन्होंने अल्फा कणों की बम्बार्डिंग कराई, बहुत सारे अल्फा कण जो हैं गोल्ड फॉइल पेपर से बाहर निकल गए। उनमें से कुछ अल्फा कण, दूसरा बिंदु, विचलित हो गए, डेविएट हो गए। ठीक, परंतु 10,000 से 12,000, एनसीईआरटी में 10,000 दिया है, किसी किसी बुक में 12,000 दिया है, तो 10,000 में से 12,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण जो है अपने मार्ग को पुनः ये प्राप्त कर लिया, अपने मार्ग को पुनः प्राप्त कर लेता है। इस अल्फा कण को हमने
तीन तरीके से समझा, ठीक। और इसी तीन बातों को देखते हुए उन्होंने तीन निष्कर्ष निकाले। क्या क्या थे वो निष्कर्ष? कि जो परमाणु है वह ज्यादातर खाली पड़ा हुआ है, रिक्त है। क्यों? क्योंकि अगर रिक्त नहीं होता तो ये अल्फा कण इससे पार करके निकल नहीं पाते। तो परमाणु का ज्यादातर भाग जो है वह रिक्त है। उसका जो न्यूक्लियस है, सेकेंड पॉइंट, उसका जो न्यूक्लियस है वह धनावेशित है, वह धनावेशित है। इसी वजह से जो अल्फा कण हैं इसके पास आकर के प्रतिकर्षित हो गए। क्यों? क्योंकि प्लस प्लस क्या होता है? प्लस प्लस प्रतिकर्षित होते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। अगर ये धनावेश होगा, अल्फा भी, हमारा अल्फा कण भी क्या है? धनावेशित है, तो दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो प्रतिकर्षित होकर के डेविएट हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे। आ रहा बात समझ में? तो इन्होंने क्या किया, ज्यादातर भाग खाली पड़ा है और इसका जो परमाणु का केंद्रक जो है न्यूक्लियस वो धनावेशित है। और लास्ट बिंदु, तीसरी बिंदु पर उन्होंने क्या कहा कि जो पूरा का पूरा द्रव्यमान है परमाणु का पूरा द्रव्यमान जो है केंद्रक में समाहित है, पूरा द्रव्यमान केंद्रक में समाहित है। इसी वजह से एक अल्फा कण जो है 10,000 में से वो अपने मार्ग को विचलित कर रहा, क्योंकि कैरम बोर्ड में देखे हो ना, बिल्कुल स्ट्राइकर बिल्कुल बीचों बीच मारते हो तो बिल्कुल स्ट्रेट जाता है और ये वाला स्ट्राइकर वापस बैक बाउंस होता है। क्लियर है ना? तो इस तरीके से इन्होंने तीन बिंदुओं को समझाया, ठीक। तो यहां पर वो तीनों को इस तरीके से समझ सकते हो। रदरफोर्ड के मॉडल में कहा गया सभी परमाणुओं में एक नाभिक होता है और वो नाभिक धनावेशित है और पूरा द्रव्यमान उस नाभिक न्यूक्लियस में समाहित है। नाभिक वह जगह है जहां सभी धनात्मक रूप से आवेशित किए गए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्रित होते हैं। तो मैंने अभी संरचना में बताया था कि परमाणु के केंद्र में धनात्मक जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रल न्यूट्रॉन है वो दोनों समाहित हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव कर रहा है। क्लियर है बात? परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान नाभिक के में केंद्रित है, जितना द्रव्यमान है वह नाभिक में केंद्रित है, समाहित है। दैट्स व्हाई 10,000 या 12,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण अपने मार्ग में विचलित होकर के पुनः लौट आ रहा है। बाकी सब विचलित क्यों हो रहे हैं? धनावेश की वजह से, पॉजिटिव आयन की वजह से, ठीक है, धनात्मक होने की वजह से। ऋणात्मक रूप से आवेशित जो इलेक्ट्रॉन है वह उच्च गति से नाभिक के चारों ओर बंद कक्षाओं में घूमते हैं। तो जो ऋणात्मक हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वह बंद कक्षाओं में, जो पूरा का पूरा परमाणु है उसके चारों ओर कक्षाओं में घूम रहे हैं। तो ये सारे बिंदुओं को कौन बताया? ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बताया। इन्होंने क्या किया था? गोल्ड फॉइल पेपर पर अल्फा कणों की बम्बार्डिंग कराई थी। तो जितना मैंने बोला है इनमें से कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो अच्छे से आप समझ लीजिए, ये भी अच्छे से देख लेना। अगले हम लोग परमाणु मॉडल पर चर्चा करते हैं। क्या है अगला? बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर का परमाणु मॉडल, बोहर बोलो या फिर बोर का परमाणु मॉडल बोलो। मॉडल को हमने बोहर का मॉडल बोला। खोज वर्ष क्या है? 1913 ईस्वी है। खोजकर्ता कौन है? तो नील्स बोहर हैं। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। नील्स बोहर के द्वारा ही बोहर का परमाणु मॉडल दिया गया। अब हमने दो मॉडल पढ़ लिया, जे थॉमसन का मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल। अब बात कर रहे हैं बोहर का मॉडल। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वह एक निश्चित सेल में, कक्षाओं में क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और इन सभी कक्षाओं का इन्होंने नामकरण किया। जो पहली कक्षा है उसको इन्होंने के बोला, दूसरी कक्षा को इन्होंने एल बोला, तीसरी कक्षा को इन्होंने एम दिया और चौथी कक्षा को एन नाम दिया। और कहा कि इनकी जो एनर्जी है वह अलग अलग है। इनको एनर्जी लेवल बोल दिया। के एनर्जी लेवल, एल एनर्जी लेवल, एम एनर्जी लेवल और एन एनर्जी लेवल। इस तरीके से जितने भी ये सेल हैं आप देख रहे हो, और ये पॉजिटिव हमारा चार्ज है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। यहीं पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन जो है इन सेल में मूव करेगा। इस तरीके से जो सेल को डिफाइन किया वो कौन था? वो नील्स बोहर थे। क्लियर है बात? अब यहां पर इसको समझो, यह रदरफोर्ड के मॉडल के समान है। इसके अतिरिक्त बोहर बताते हैं, मतलब इन्होंने रदरफोर्ड को काफी क्या किया? फॉलो किया। और
उसकी खामियों को दूर करने के लिए अपने बिंदुओं को बताया इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा स्तरों में, ये एनर्जी लेवल पर जो इलेक्ट्रॉन है इन एनर्जी लेवल पर इन्हीं कक्षाओं में मूव कर रहे हैं। विभिन्न ऊर्जा स्तरों पर इन इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, उनका मूवमेंट हो रहा है, घूम रहे हैं। ठीक, नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, जिन्हें हम लोग कोश कहते हैं, जिन्हें हम लोग शेल कहते हैं। ये चीज बताया बोहर का परमाणु मॉडल। क्लियर है बात, ये नोट कर लीजिए। और बोहर ने इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए एक सिद्धांत और दिया, जिसको इलेक्ट्रॉनों का वितरण बोर व्यवस्था या फिर बोहर स्कीम बोला जाता है। क्या है बोहर स्कीम? बोहर स्कीम में नील्स बोहर ने बताया, ये जो ऊर्जा स्तर दिए गए के, एल, एम, एन, इनमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वह किस तरीके से भरे जाएंगे, तो वो 2n² फॉर्मूला को फॉलो करते हुए भरे जाएंगे। वो 2n² को फॉलो करेंगे। 2n² का मतलब क्या है, यहां पर अगर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, n की वैल्यू क्या है 1 पुट करते हैं, तो क्या होगा देखो, 2 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 2, फिर n की वैल्यू 2 पुट करो तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8, फिर n की वैल्यू 3 पुट करो तो 2 इंटू 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ये 18 आ गया। ऐसे ही करके अगर 4 पुट करोगे तो 2 इंटू 4 की पावर 2, 4 चौको 16 दूनी 32। इस तरीके से इन्होंने ये चीज बता दिया। 2, 8, 18 और 32, इस तरीके से जो के सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, के, एल, एम, एन, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम सेल में 18 और एन सेल में 32। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन हैं वह भरे जाएंगे, वह भरे जाएंगे। क्लियर है बात? और इसके बाद मैजिक नंबर जो मैं बताया हूं, अगर आप लोग डिटेल में चाहते हो इसको और, तो आप लोग कमेंट में देख लेना, वहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहां पर आपको इसका डिटेल आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो पीरियोडिक टेबल है उसकी भी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, मैंने डिटेल में पढ़ाया है, अभी ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ सिद्धांतों को समझो। प्री में सिर्फ सिद्धांतों को पढ़ो और डिटेल में हमको मेंस में देखना है। ठीक, 30 नंबर की आएगी केमिस्ट्री, वहां पर देखो। तो ये 2, 8, 18, 32, अगर मैजिक नंबर की बात करेंगे तो वहां पर 2, 8, 8, 18, 18, 32, इस तरीके से जो हैं शेल में, कोशों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। क्लियर है बात? तो इस तरीके से ये जो आपका फॉर्मूला है ये प्रश्न पूछ सकता है, 2n की पावर 2, 2n²। क्लियर है बात? तो ये चीज क्या है, ये बोर व्यवस्था है, बोहर स्कीम है। ठीक, नोट कर लीजिए। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ऑर्बिटल क्या कहलाता है और कक्षा या सेल क्या कहलाते हैं, तो इनको भी आप नोट कर लो कि नाभिक के चारों ओर पाया जाने वाला वह त्रिविम मतलब 3 डायमेंशनल क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन जहां पर अधिक पाए जाने की प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, उन सभी क्षेत्र को ऑर्बिटल कहते हैं। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के शेलों की बात करें कि किन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो यहां पर याद रखो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिस निश्चित पथ पर, ये चीज पकड़ लो, निश्चित पथ, जो सेल की बात हो रही थी वो निश्चित पथ हो गई, निश्चित पथ पर क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, उन्हीं को हम कक्षा कहते हैं। और इन कक्षाओं को हम लोग ऊर्जा स्तर नाम दिए हैं, एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर नाम दिए हैं। और बोहर ने इनका नामकरण क्या किया था, के, एल, एम, एन, फिर आगे ओ, पी, क्यू। और इसमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो 2n², इसी को बोहर स्कीम भी बोला जाता है। इतने बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बात? नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं अगले प्रिंसिपल की, जो कि है रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव। ये जो है फिजिक्स से संबंधित है, परंतु यहां पर आप पढ़ लो, क्योंकि यहां पर अणुओं से टकराएगा प्रकाश की किरणें। ठीक, तो यहां पर क्या बोला रमन जी ने, तो
इनका फुल फॉर्म क्या है सीवी रमन का, तो चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन जी के द्वारा 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की गई। ठीक है, और इसी हेतु इनको 1930 में 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया हमारे महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को। ठीक, तो क्या कहता है यह सिद्धांत? उन्होंने बताया कि जो इस प्रभाव के अनुसार अणुओं द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने पर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होने की जो घटना है ये रमन प्रभाव है। नहीं समझ में आया? समझिए, समझिए क्या, ये जो है ये अणु हैं। ये अणु किसके हैं? तो या तो वायु में होंगे अणु, या तो जल के होंगे, या तो कोई पदार्थ होगा। उस अणु में क्या होगा? प्रकाश की किरणें आएंगी लगातार। प्रकाश की किरणें इसमें आकर के क्या होगा? यहां पर होगा प्रकीर्णन, मतलब फैलेंगी, स्कैटरिंग होगा। तो यहां पर प्रकाश की किरण कुछ ऐसे फैलेगी, ऐसे फैलेगी, ऐसे फैलेगी। तो प्रकाश के प्रकीर्णन होने पर ये जो शुरू में प्रकाश की किरणें आ रही थी और बाद में प्रकाश की किरणें हैं, इनमें अंतर आ जाएगा। समझिएगा, टकराने से पहले, अणुओं में टकराने से पहले प्रकाश की किरणें जो थी अब बाद में वो नहीं रहेंगी। उनके गुणों में परिवर्तन आ गया। कौन कौन से गुणों में? तो पहला गुण तरंग दैर्घ्य है, जिसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा आवृत्ति, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इनमें परिवर्तन आ जाएगा। तरंग दैर्घ्य या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। क्लियर है बात? तो इसी प्रभाव को रमन प्रभाव नाम दिया गया। तो एक लाइन में हम क्या याद कर लिए कि रमन प्रभाव अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन होने पर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में जो परिवर्तन होने की घटना है, इसी को रमन प्रभाव कहते हैं, इसी को रमन इफेक्ट कहते हैं। और इस हेतु इनको नोबेल प्राइज 1930 में दिया गया। क्लियर है बात? तो किसने दिया? तो रमन जी ने दिया। क्या है? समझ में आ गया। अब प्रश्न क्या पूछ सकता है कि जो रमन प्रभाव है किससे संबंधित है? तो आप बोलोगे प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। ये से प्रश्न पूछेंगे, पूछा गया है। उसके बाद इन्होंने 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता था। ठीक, नोट कर लीजिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो रमन प्रभाव को उत्तेजित अणुओं द्वारा फोटोनों के प्रकीर्णन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो उच्च ऊर्जा स्तरों पर होते हैं, जो कि अभी ऊर्जा स्तर में अभी आपको बताया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रमन जी के द्वारा खोजा गया। तो रमन प्रभाव खोज कब की गई? 28 फरवरी 1928 को। इतने बिंदुओं को याद रखना है। यहां पर थोड़ा सा और आप डायग्रामेटिकली समझ सकते हो कि ये देख रहे हो, ये इंसिडेंट लाइट है, मतलब आपतित किरणें हैं। ये आपतित किरणें हैं जिनका एनर्जी कितना है? एनर्जी कुछ E0 है। ये शुरू की बात हो रहा है। शुरू में एनर्जी इनके पास E0 है। अब यहां पर देखो कुछ अणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स हवा में हो सकते हैं, द्रव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें टकराएगा। टकराने के बाद आप देख रहे हो ये जो है यहां पर इसकी जो वेवलेंथ है, इसकी वेवलेंथ अंतर आ गया, मतलब इसकी एनर्जी चेंज हो गई। और यहां पर एक दूसरी वेव बना दिया गया और यहां पर तीसरी वेव बना दिया गया। टकराने के बाद जो रमन स्कैटर्ड लाइट है वो ये है, मतलब प्रकीर्णन वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो ये है और ये है। यहां पर ध्यान क्या देना है? इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए जो एनर्जी बाद की है वो प्रारंभिक वाली एनर्जी के बराबर है। लेकिन यहां पर देखोगे, यहां पर केस अलग है, यहां केस अलग है। शुरू की एनर्जी क्या है? E0, इसको ध्यान रखना। यहां पे आप देखोगे E0 जो है वो कम है, बाद वाली एनर्जी ज्यादा है, मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई, इसकी ऊर्जा ज्यादा हो गई। और जब ऊर्जा ज्यादा हो जाती है तो आवृत्ति बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अब देखो यहां पर देखो कितनी वेव्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 वेव हैं। यहां पर देखो कितनी वेव है? यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक वेव है, सिर्फ और सिर्फ
एक वेव है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, आवृत्ति बहुत कम है, आवृत्ति बहुत कम है, और इसकी आवृत्ति क्या हो गई, इसकी आवृत्ति बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। इसका मतलब है आवृत्ति बढ़ा तो एनर्जी भी बढ़ गया, आवृत्ति घटा तो एनर्जी भी घट गया। क्लियर है बात? तो ये हो रहा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बाद, और इसी को हमने बोला है, यही हमारा रमन प्रभाव है, रमन इफेक्ट है। ठीक, मतलब टकराने के बाद क्या हो रहा है प्रकाश की किरणों का, उसका तरंग दैर्ध्य बदल गया। अगर आवृत्ति यहां बढ़ गई तो तरंग दैर्ध्य कम हो गया, आवृत्ति यहां पर क्या हो गया, आवृत्ति कम हो गई, तरंग दैर्ध्य यहां पर बढ़ जाएगा। बहुत लंबी तरंग की दैर्ध्य, मतलब ये चीज आप देख रहे हो, एक वेव की जो लेंथ होती है, इसी को तो वेवलेंथ बोलते हैं, और वेवलेंथ को ही तो तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हो। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लोगे अच्छे से। यहां तक की बात कंप्लीट हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल की ओर चलते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो साथियों, अभी जो आपके पास पीरियोडिक टेबल है वह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक पीरियोडिक टेबल है। उसके पहले 3 सिद्धांत ऑलरेडी आ चुके थे, तो इनको जानना भी जरूरी है, प्रश्न यहां पर भी पूछे जा सकते हैं। तो पीरियोडिक टेबल हमारा जो मॉडर्न वाला देखते हो आप, जिसको मैंने आपको एक लेक्चर में बोला था कि चिपका लेना, उसको देखते रहना, और पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझने के लिए मैंने 3 वीडियो बनाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर देखो। ठीक, ताकि पीरियोडिक टेबल का समझ विकसित हो जाए और केमिस्ट्री आपको इजी लगने लगे, रसायन विज्ञान बहुत आसान हो जाएगा उसको अगर आप देख लेते हो। एक में मैंने पूरा ट्रिक के माध्यम से पूरा समझाया है, और 2 लेक्चर में अच्छे से व्यवस्थित करके समझाया है। ठीक, उसे देखिए। यहां पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग पीरियोडिक टेबल तक पहुंचने के लिए कौन कौन से सिद्धांत पढ़े हैं। तो सबसे पहला है डॉवे-राइनर का त्रिक सिद्धांत, डॉवे-राइनर ट्राइड्स, डॉवे-राइनर ट्राइड्स। उसके बाद आएगा न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, देन मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, और बाद में लास्ट में पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एक एक करके हम लोग सभी सिद्धांतों को, क्योंकि सिद्धांत सभी पढ़ने हैं तो ये छोड़ नहीं सकते हैं। तो क्या है डॉवे-राइनर का त्रिक सिद्धांत, डॉवे-राइनर्स ट्राइड्स। तो क्या हुआ था, डॉवे-राइनर ने सबसे पहले तत्वों को जमाने का प्रयास किया। तो तत्वों को जमाने के लिए प्रयास करने के बाद उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम डॉवे-राइनर का त्रिक सिद्धांत था। उसमें इन्होंने 3-3 एलिमेंट को, 3-3 तत्वों को अरेंज किया था, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। एक हो गया लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, 3 है, 3 एलिमेंट, इसलिए त्रिक सिद्धांत। यहां पर बोला कि जो लिथियम है और जो पोटेशियम है, 2 तत्वों का जो परमाणु भार है उनका औसत निकालो, औसत निकालोगे तो बीच वाले परमाणु भार के बराबर होगा। फिर से सुनो, किनारे किनारे वाले जो तत्व हैं, एलिमेंट हैं, इनका जो परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु भार है, उसका औसत निकालो, औसत निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि बीच वाले परमाणु के भार के बराबर है, परमाणु द्रव्यमान के बराबर है। इस तरीके से सिद्धांत इन्होंने दिया जिसको हमने डॉवे-राइनर का त्रिक सिद्धांत कहते हैं। ठीक, अब एलिमेंट, तत्व, तत्व क्या कहलाते हैं? सबसे पहली बात तो यही हमको प्रश्न बनता है कि तत्व क्या है। तो साथियों, आप लोग 118 तत्व खोजा जा चुका है जो पीरियोडिक टेबल में दिए हैं। वो ही तत्व क्या है? सबसे छोटे इकाई हैं। जो एटम नाम अभी हमने पढ़ा ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो वो एटम ही है। ठीक, वो सिंगल सिंगल तत्व जो हैं, एलिमेंट हैं, वो एक एक एटम हैं, और इन्हीं से मिल मिल करके यौगिक बने, अणु बने, यौगिक बने, मिश्रण बने। तो इस तरीके से पूरे पदार्थों का निर्माण हुआ, और हमारे आसपास जितनी भी चीजें आप देख पा रहे हो, चाहे किसी भी अवस्था में हो, ठोस, द्रव, गैस, कोई भी अवस्था हो, वह सब के सब इन्हीं तत्वों से बने हैं। यहां तक कि आपका शरीर भी इन्हीं तत्वों से बना है। ठीक, तो आपके शरीर में बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं ना,
तो आप मल्टीविटामिन लेने जाते हो, आयरन की कमी हो रही है, आयोडीन की कमी हो रही है, तो ये सब तत्व ही तो हैं। अगर आप अपने बाल जलाओगे तो आपको एक बदबू सी स्मेल होगा कुछ ना कुछ, वो कार्बन के जलने की वजह से होता है। तो कार्बन भी इन्हीं एलिमेंट में से एक एलिमेंट है। आ रहा समझ में बात? तो 118 तत्व, इन्हीं तत्वों को क्या है, अरेंज करने की बात की गई। तो डोवेराइनर के समय तक 118 तत्व नहीं थे, बहुत कम तत्व थे, उन्हीं को ये अरेंज करने में लगे पड़े थे। ठीक, तो ये हो गया डोवेराइनर का त्रिक सिद्धांत। उसके बाद आते हैं न्यूलैंड। ये न्यूलैंड साइंटिस्ट हैं, डोवेराइनर साइंटिस्ट हैं। तो न्यूलैंड ने अपना अष्टक सिद्धांत दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। जिस तरीके से सुर, 7 सुर होते हैं, ठीक है, 7 सुर होते हैं, तो उसी तरीके से इन्होंने एलिमेंट को जमा दिया। उसके बाद इन्होंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्होंने कहा कि हर एक एलिमेंट, हर एक तत्व अपने 8वें वाले तत्व से, अपने 8वें वाले तत्व से सिमिलर होता है, सिमिलर होता है। जिस तरीके से सा रे गा मा पा धा नी सा। देखो, सा से शुरू हुआ था, फिर सा पे यहां पर खत्म हो रहा है, मतलब पहला एलिमेंट 8वें वाले एलिमेंट के समान है। क्लियर है बात? तो इस तरीके से इन्होंने जो सिद्धांत दिया, इसी को अष्टक सिद्धांत बोलते हैं। और इस समय तक, मतलब जब यह सिद्धांत दिया गया था न्यूलैंड के द्वारा, इस समय तक टोटल 56 तत्व खोजे जा चुके थे। इतने तत्व खोजे जा चुके थे। और इन्होंने अपने परमाणुओं को द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया था, अपने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के अनुसार सजाया हुआ था, है ना, क्लासिफाइड किया हुआ था। और इनमें सबसे पहला जो एलिमेंट था वो हाइड्रोजन था, और हाइड्रोजन से शुरू करते हुए ये थोरियम तक, थोरियम तत्व है, थोरियम तक पहुंचे थे। इस तरीके से इन्होंने इसको सबको व्यवस्थित किया गया था। ठीक, इसे नोट कर लोगे। बस एक चीज याद रखना, 8वें तत्व के गुणधर्म की समानता होती है हर एक तत्व की, इस तरीके से सारे गामा पाधा निशा का होता है। ठीक, अब बात करेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी की। दो जो मैंने सिद्धांत बताए उसमें सिर्फ इतना ही जानना है। मेंडलीफ की और आधुनिक आवर्त सारणी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेंडलीफ में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो चीज समझो। मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है यह कब आई? तो यह 1869 में आई, 1869 में। ठीक, इन्होंने तत्वों को किस तरीके से वर्गीकृत किया था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न बनता है, इन्होंने परमाणु भार के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया था, वर्गीकृत किया था। मतलब तत्वों को सजाने की बात हो रही है कि किस तरीके से कौन सा तत्व कहां रख दें हम लोग। ठीक, तो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं जो तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण हैं वो। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना इसके बाद जो पढ़ेंगे वहां पर ये चीज चेंज हो जाएगी। परमाणु भार की जगह परमाणु क्रमांक हो जाएगा, परमाणु क्रमांक हो जाएगा। ठीक, शुरू का 2 आपको याद हो गया, त्रिक सिद्धांत, अष्टक सिद्धांत, उनको अलग कर दो। अब मेंडलीफ को आप आधुनिक आवर्त सारणी से क्या करो, कंपेयर करके याद करो। अब यहां पर मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है इसमें जितने भी तत्व थे उन तत्वों को परमाणु भार के आधार पर सजाया गया था, मतलब परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया था, एटॉमिक मास के आधार पर। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वह परमाणु क्रमांक के आधार पर, मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के आधार पर सजाया गया है। इस पर इतना जोर इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं और फिर पूछा जा सकता है। ठीक, इन्होंने बोला अपने आवर्त सारणी में कि 7 क्षैतिज खाने और 9 ऊर्ध्वाधर खाने, इनके नाम दिए। जो क्षैतिज खाने थे उसका नाम दिया आवर्त, पीरियड, और जो ऊर्ध्वाधर खाने थे उनको नाम दिया समूह, ग्रुप। समझ गए? ये पहले पीरियोडिक टेबल देख लो, उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, ये पीरियोडिक टेबल यहां पर आप देखो, ये वाले जो ऐसे दिख रहे हैं ये आवर्त कहलाते हैं, ये जो हैं ये आवर्त कहलाते हैं, इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं।
इसीलिए पीरियोडिक टेबल नाम दिया गया है। और जो ऊर्ध्वाधर वाले जो खाने दिख रहे हैं इनको इंग्लिश में ग्रुप, हिंदी में समूह बोला जाता है। किस समूह का तत्व है, किस ग्रुप का तत्व है, तो ऐसे करके ये पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, इस तरीके से ये जो आवर्त दिख रहे हैं ये पहला आवर्त मतलब पहला पीरियड, ये दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा, पांचवा, छठवा, इस तरीके से आपको याद रखना है पीरियड क्या होता है, आवर्त क्या होता है और समूह क्या होता है। ठीक, तो इनके जो आवर्त सारणी थी उसमें 7 क्षैतिज खाने थे, मतलब 7 पीरियड्स थे आवर्त, और 9 ऊर्ध्वाधर खाने थे, मतलब 9 समूह थे। ठीक, ये आवर्त हो गया ऐसा हॉरिजॉन्टल, और ये जो वर्टिकल हो गया ये ग्रुप्स हो गया जिसको समूह बोलते हैं। ठीक, एक और नाम बोलते हैं वर्ग, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। इस तरीके से इनका ये पीरियोडिक टेबल था और सजाए थे। देखो हाइड्रोजन से चालू हो रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये था मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक, जिसको हमें याद नहीं रखना है, सिर्फ मुख्य बिंदु याद रखना है कि जो यहाँ पर जो परमाणुओं को सजाया गया, जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म थे वो परमाणु भार के आवर्ती फलन थे, मतलब परमाणु भार के आधार पर सजाया गया है, और जो आधुनिक वाला है परमाणु क्रमांक के आधार पर। इसमें 7 आवर्त थी और 9 समूह थे, इतना याद रखो, छोड़ दो बाकी। यह है हमारा आधुनिक आवर्त सारणी, जिसमें खासियत क्या है, इसमें भी आवर्त सारणी में आवर्त कितने हैं, तो 7 आवर्त हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 आवर्त हैं। और जो ऊर्ध्वाधर खाने हैं ये टोटल 18 हैं, ये टोटल 18 हैं, मतलब 18 समूहों में और 7 आवर्त में इसको विभाजित किया है। ठीक, तो इसको अभी देखते हैं, कुछ चीजें यहां पर समझ लो। ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, 1911 में प्रतिपादित किया गया। तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो मोसले के द्वारा प्रतिपादित किया गया। मोसले जो हैं ये आधुनिक पीरियोडिक टेबल को सजाए थे। क्लियर है बात। तो मोसले जो हैं किस आधार पर, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर के आधार पर इन्होंने सजाया। जो भौतिक रासायनिक गुण हैं परमाणुओं के वो किस आधार पर सजाए गए हैं, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर के आधार पर। और परमाणु क्रमांक की खोजकर्ता भी मोसले ही हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी का जो निर्माण है वह परमाणु क्रमांक के आधार पर है, ये चीज याद रखोगे। अब यहां पर जो पीरियोडिक टेबल है इसको आप देखो, यहां पर हाइड्रोजन वाला जो लाइन है ये हो गया पहला पीरियड, मतलब पहला आवर्त। ठीक, ये हो गया दूसरा आवर्त, ये हो गया तीसरा आवर्त, ये चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। और यहां से अगर आप वर्टिकली देखोगे तो एक पहला ग्रुप मतलब समूह, ये दूसरा समूह, ऐसे करके तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, 13, ये 14, फिर 15, 16, 17 और ये 18वां ग्रुप है। इस तरीके से हमको याद रखना है, पूरा पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद करना है। तो मैं बोल रहा हूं पुराने वीडियोस देखो, क्लियर है बात। यहां पर मुख्य बात, ये जो 2 समूह देख रहे हो 1 और 2, इसको एस ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। ठीक, यहां जो 13 से 18 देख रहे हो इसको पी ब्लॉक के एलिमेंट बोला जाता है, पी ब्लॉक के तत्व। ये जो बीच में यहां से यहां तक देख रहे हो इसको डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक, और यहां अलग से जो देख रहे हो 2 लाइन, लेंथेनाइट, एक्टिनाइट बोला जाता है, इसको एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। ये जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं ये यहां पर आएगा, ये लेंथेनाइट से लेकर के वो एलयू तक, और ये जो एक्टिनाइट वाला समूह है ये यहां का एलिमेंट है। ठीक है बात, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में समझ के चलना है। ये देखो, अब बात करेंगे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें आवर्त, पहले आवर्त में, ये जो आप पहला आवर्त देख रहे हो इसमें एक कोश होगा, ये नाभिक है आपका, उसके बाद एक कोश होगा, एक सेल होगा। और दूसरे आवर्त की बात करेंगे तो इसमें नाभिक के चारों ओर 2 कोश होगा, 2 सेल होंगे।
अगर हम लोग तीसरे वाले की बात करेंगे आवर्त की, तो इसमें 3 कोष होगा, इसमें 4 कोष, 5 कोष, 6 कोष, 7 कोष, इस तरीके से 7 कोष पाए जाते हैं 7वें वाले में, और बाकी में 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू पाए जाते हैं। और इन्हीं कोषों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8, फिर 2 8 8, फिर 2 8 8 18, फिर 2 8 8 18 18, ये मैजिक नंबर 2 8 8 18 18 32। ठीक, संयोजकता, वैलेंसी, ये चीजें समझना लेक्चर्स में। चलिए, ये हो गया पहले आवर्त में 2, दूसरे में 8, फिर तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठवें में 32, सातवें में बचे हुए। जो ग्रुप नंबर 1 है उसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस ग्रुप का एक पर्टिकुलर नाम है, उसका नाम याद रख लोगे, क्षारीय धातु, एल्कली मेटल, इसको एल्कली मेटल ग्रुप बोला जाता है, क्षारीय धातु वाला समूह। और जो दूसरा वाला ग्रुप है जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब हैं, इनको एल्केलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु वाला समूह कहा जाता है। इनको रट लो, ग्रुप 1 को क्षारीय धातु, ग्रुप 2 को क्षारीय मृदा धातु, ग्रुप 3 को कॉपर है, ये Ag मतलब इसको सिल्वर बोला जाता है, ठीक, और Au मतलब गोल्ड, सोना। अब बताओ, कॉपर का, सिल्वर का, गोल्ड का कॉइन बनाया जाता है ना, सिक्का, इसलिए इसको सिक्का धातु कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा गया है, सिक्का धातु कौन कौन से हैं? ऑप्शन आपके पास 4 रहेंगे, ठीक। तो कॉपर है, Ag मतलब सिल्वर, Au मतलब गोल्ड। उसके बाद ये सिक्का धातु हो गया। अब ये जो आपका दिख रहा है ग्रुप नंबर 17, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे एलिमेंट जो हैं इनको हम लोग हैलोजेंस कहते हैं, ये हैलोजन समूह है, ठीक। और जो लास्ट वाला ग्रुप है 18वां समूह है, इसमें हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेनॉन, ये हे नी का आगर कर 0 रन पर। और इसके जो ट्रिक हैं जैसे कि हे लीना करो रब से फरियाद, बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी, ये सारे ट्रिक वाले वीडियो मैंने बना रखे हैं, उसको देख लेना। इस ग्रुप को क्या कह रहे हैं 18वें वाले को? तो इसको हम लोग शून्य ग्रुप कहते हैं, शून्य समूह, या फिर अक्रिय गैसें कहा जाता है। अक्रिय गैसें, ये सब गैसें हैं और अक्रिय हैं, किसी से भी रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी जो वैलेंसी है वो फुलफिल होती है, संयोजकता क्या होती है, 0 होती है। आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना ये फुलफिल होता है। ये नाम आपको इसमें याद रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी तक इतनी बातें याद रखनी है। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको फटाफट देख लो, एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, नोट कर लो फटाफट। कुल ज्ञात तत्व अभी तक 118 है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा है। उसके बाद धातु तत्वों की संख्या, कितने धातु हैं, कितने अधातु हैं, कितने गैसेस जिसको बोल सकते हो अधातु, और कुछ कुछ ऐसे धातुएं हैं जो कि ना धातु हैं और ना ही अधातु हैं, वो उनको हम लोग नया नाम देते हैं उपधातु, मेटलॉइड्स, जिनका भर भर के उपयोग हम लोग करते हैं किसमें, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कहाँ करते हैं, जैसे लैपटॉप बना रहे हो, जितने डिवाइसेस आप बना रहे हो, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो बना रहे हो, इसमें इन तत्वों का बहुत भर भर के उपयोग कर रहे हो, ठीक। तो धातु तत्व कितने हैं, 91। अधातु तत्व कितने हैं, तो 22। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे भारी तत्व ऑस्मियम, सबसे हल्का धातु तत्व पूछेगा तो लिथियम, द्रव धातु तत्व पारा, द्रव अधातु तत्व ब्रोमीन, ये सब रट लोगे। फिर विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, जिसमें विद्युत प्रवाहित बहुत आसानी से हो सके, वो होगा चांदी, बेस्ट सुचालक है ये, गुड कंडक्टर, ठीक, कंडक्टर बोलते हैं। और विद्युत का सुचालक अधातु, अधातु वे तत्व होते हैं जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, परंतु कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में क्या होता है, विद्युत प्रवाहित हो जाती है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट रट लो। इसके अलावा ये वाली भी कि आघात वर्धनी तत्व सबसे ज्यादा सोना, आघात वर्धनीय मतलब जो मेलिएबल है, मेलिएबल जिन धातुओं को पीटने पर वो चादर की जैसे फैल जाए, वो आघात वर्धनीय।
और जिनको खींचने पर तार की तरह ड्रॉन हो जाए वो डक्टाइल कहलाते हैं, तन्य धातु कहलाते हैं। ठीक, तो वो क्वालिटी याद रखोगे। सबसे ज्यादा आघातवर्तनीय कौन है? तो सोना। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन। ये अधातु तत्व सबसे ज्यादा क्रियाशील है, बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन। विद्युत ऋणात्मकता जिसकी सबसे अधिक है फ्लोरीन। ऑक्सीकारक पदार्थ, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वो है ऑक्सीजन। ये रट लो, ये पूछा गया है बहुत बार कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। फिर मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम। अगर सोडियम को मिट्टी के तेल में नहीं रखोगे, इसे नॉर्मल रख लोगे तो आग लग जाएगा, पानी में फेंक दो आग लग जाएगा। ठीक, हड्डियों और दांतों का निर्माण करने वाला जो तत्व है प्रचुर मात्रा में, वह है कैल्शियम। ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद कर लो। और जो परमाणु हमारा जितने भी हमारे परमाणु है, पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल की कुछ खासियत है, वो खासियत भी मैंने एक टेबल में सजा दिया है। हालांकि पूरा पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा सकता एक लेक्चर में, क्योंकि सिद्धांतों को देखना है। तो यहाँ पर ये इस टेबल से आप समझ पा रहे हो कि जो परमाणु का आकार है, अगर हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ता है। जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे ऊपर से नीचे जा रहे हो तो सबसे छोटा आकार होगा किसका? हाइड्रोजन। उससे बड़ा लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। मतलब ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, परंतु लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार घटता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार घटता है। ऐसे ही विद्युत धनात्मकता की बात करेंगे, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, परंतु बाएं से दाएं जाने पर घटता है। आयनन ऊर्जा क्या ऊपर से नीचे जाने पर घटेगा और लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगा। आयनन ऊर्जा क्या होता है कि अपने एक कोश से इलेक्ट्रॉन को तागने में जितना एनर्जी लगता है, जितनी एनर्जी हमको लगेगी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में, वो होती है आयनन ऊर्जा। तो घटेगा ऊपर से नीचे जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगा। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज्यादा, ऋणात्मकता की वैल्यू ज्यादा, ऊपर से नीचे जाने पर घटेगा, परंतु बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन बांधने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊपर से नीचे आने पर घटेगा और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा। तो इसे आपको थोड़ा याद रखना है। डिटेल में मैंने वीडियो बना रखा है, एक एक को समझा रखा है, देख सकते हो। अब हम लोग अगले सिद्धांत की बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, आर्हेनियस का सिद्धांत, आर्हेनियस प्रिंसिपल। ठीक, परमाणु वाले जितने सिद्धांत है खत्म, पीरियोडिक टेबल से संबंधित जितने सिद्धांत है खत्म। ठीक, अब बात करते हैं आर्हेनियस का, जो कि किसी से इसका संबंध नहीं है, सीधा सीधा याद रखते चलोगे। आर्हेनियस जो बोलते हैं, उन्होंने क्या किया कि जो विलयन है ना, उसमें अम्ल और क्षार की बात की इन्होंने। ठीक, अम्ल और क्षार, इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में, जो जलीय सॉल्यूशन है ना, उसमें H+ आयन देते हैं। मतलब अगर H+ आयन दिया तो वो हो गया हमारा अम्ल, अगर OH- आयन दिया तो वो हो जाएगा हमारा क्षार। अतः इससे निष्कर्ष निकाला, यह सिद्धांत जलीय माध्यम में अम्ल व क्षार की व्याख्या करता है। प्रश्न पूछेगा कि जलीय विलयन में अम्ल व क्षार की व्याख्या करने वाला सिद्धांत कौन सा है, तो ऑप्शन में मार दोगे आर्हेनियस का सिद्धांत है, जो कि आर्हेनियस के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अम्ल क्या होते हैं? जिसमें H+ आयन ज्यादा हो, और क्षार क्या कहते हैं? जिसमें OH- की आयन अधिकता हो। एग्जाम्पल देखो, HCl, अगर यहां पर HCl में देखोगे तो H+ आयन है, ये H+ आयन से बना है और Cl- से, तो H+ आयन दिख रहा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप नाम जानते हो। इसके अलावा H2SO4, यहां H+ आयन 2 है, इसलिए इसकी अम्लीयता और ज्यादा है, ये भी अम्ल है जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक, अगर क्षार की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम ये प्लस हो गया और OH- आयन ये माइनस हो गया। मतलब अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन बनाएं तो उसमें सोडियम अलग, हाइड्रोक्साइड OH- आयन अलग हो जाएगा। तो जो विलयन, जो सॉल्यूशन
OH माइनस आयन देते हैं वो क्षार, जो H प्लस आयन देते हैं वो अम्ल। और इस सिद्धांत की व्याख्या आर्हेनियस का सिद्धांत किया। बस इतना याद रखना है, ठीक है। ये HCl H प्लस Cl माइनस, NaOH एक क्षारक है, Na प्लस और OH माइनस, रट लो। अगला सिद्धांत है उष्मीय आयनीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ थर्मल आयनाइजेशन। यहां पर आर्हेनियस का सिद्धांत है और यहां पर आपका क्या है, उष्मीय आयनीकरण का सिद्धांत है। तो क्या बोलता है उष्मीय आयनीकरण, प्रिंसिपल ऑफ थर्मल आयनाइजेशन। तो सबसे पहला लाइन याद रखोगे कि इसको मेघनाथ साहा के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस सिद्धांत से ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रतिपादक, ये है मेघनाथ साहा जी। इनका नाम याद कर लो, जिन्होंने उष्मीय आयनीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार सितारों में भौतिक और रासायनिक स्थितियां, सितारे मतलब स्टार्स, ये वाले सितारे स्टार्स जो आप देखते हो ना चमकते हुए टिमटिमाते हुए, सितारों में भौतिक और रासायनिक स्थितियों का वर्णन करने के लिए समीकरण का उपयोग किया और उसको हमने बोला उष्मीय आयनीकरण का सिद्धांत। इन्होंने जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की थी कि जो सितारों के वर्णक्रमिक वर्ग हैं उनमें जो वास्तविक तापमान से सटीक रूप से जोड़ने की अनुमति दी इनका जो सिद्धांत है। जितने सितारे हैं उनका तापमान, वास्तविक तापमान क्या है ये चीज, और उस पर आधारित वर्णक्रमीय वर्ग, उसको इन्होंने जोड़ा सटीक रूप से, और इसी सिद्धांत को नाम दिया गया उष्मीय आयनीकरण का सिद्धांत, जो कि डिस्कवर्ड बाय मेघनाथ साहा। क्लियर? इतनी बातें याद रखो, 2-3 पॉइंट। बाकी अगले नियम पर चलते हैं। बॉयल का नियम, बॉयल्स लॉ। क्या कहलाता है बॉयल का नियम? तो बॉयल और चार्ल्स का नियम, ये जितने हैं, बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसाक का नियम, ये सब के सब गैसीय अवस्था में लगाए जाने वाले क्या हैं, तो सिद्धांत हैं। अब यहां पर 2-3 चीजें याद रखो। एक हो गया प्रेशर, एक हो गया वॉल्यूम, एक हो गया टेम्परेचर और एक हो गया मोल। ठीक, किसी भी पदार्थ को मापने की जो आपकी यूनिट होती है वो मोल में मापते हो। उसमें एक प्रेशर याद कर लिया, एक वॉल्यूम याद कर लिया मतलब दाब, और आयतन, और टेम्परेचर मतलब आपका तापमान। ये चार क्या है, ये चार भौतिक राशियां जो हैं वो डिपेंड करेंगे। ठीक, अब बॉयल के नियम में इन्हीं चार में से 2 को हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे, और 2 को हम लोग यूज करेंगे। ठीक, अब चार्ल्स के नियम में भी 2 को कांस्टेंट कर देंगे और 2 को यूज करेंगे। चलिए देखते हैं बॉयल के नियम में। बॉयल क्या कहते हैं? स्थिर ताप पर, इस लाइन को पकड़ लो, मतलब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, वो एक नियतांक है। इस कंडीशन पर, मतलब स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन होता है वह दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज बोल रहा है, जो आयतन है वह दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कोई गैस है, उसका ताप हमने फिक्स कर दिया। अब ताप फिक्स करने पर उसका जो निश्चित द्रव्यमान है उसका आयतन जो है उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, तापमान फिक्स है, प्रेशर बढ़ाओगे तो हमारा आयतन कम हो जाएगा, आयतन बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। ये होता है व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, समानुपाती होता, तो दोनों एक दूसरे के क्या होते, बढ़ता तो बढ़ता, घटता तो घटता। ठीक, इसको एग्जांपल समझो। एक बलून है, उसमें हमने हवा भर रखी है, फूला हुआ है, टेम्परेचर फिक्स हो गया, उसका कुछ ना कुछ आयतन है, उसमें कुछ ना कुछ आयतन है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने किया उसको पुश, दबा दिया। दबाने से क्या होगा, दबाने से प्रेशर बढ़ेगा और उसका आयतन कम होगा। तो यही चीज बोल रहा है कि जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। मतलब प्रेशर हमने बढ़ाया तो वो क्या हुआ, वो वॉल्यूम कम हो गया। समझ गए? ये चीज आपको याद रखना है। एक बलून लिया, उसके अंदर हमने हवा भर दी, मतलब कुछ निश्चित द्रव्यमान हमने डाल दिया। अब तापमान फिक्स है, हम उसको गर्म नहीं कर रहे हैं, ठंडा नहीं कर रहे हैं, और गैस का आदान प्रदान भी नहीं कर रहे हैं, सब फिक्स हो गया।
अब उसका कुछ ना कुछ आयतन है और कुछ ना कुछ उसका प्रेशर है। हमने क्या किया, हमने उसका आयतन कम किया, दबाने की कोशिश की, तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो आयतन कम हो जाएगा, उल्टा होगा एक दूसरे का। ये चीज है बॉयल का नियम, दैट्स इट। ठीक। तो यहां से क्या हुआ, जब हमारा प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयतन के, वॉल्यूम के, तो यहां से हमने कांस्टेंट एक वैल्यू निकाली, इक्वल करने के बाद ये कांस्टेंट आया, तो यहां से इक्वेशन आ गई पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट नियतांक के बराबर। ठीक, ये पीवी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। तो जहां पर P क्या है, निरपेक्ष दाब, V है गैस का आयतन। इसका अर्थ क्या हुआ, स्थिर ताप पर दिए गए गैस के आयतन पर निरपेक्ष दाब बढ़ा दिया जाए तो गैस का आयतन कम हो जाएगा, और इसके विपरीत भी सत्य होगा, मतलब उल्टा कर दो तो भी सत्य होगा। बस ये चीज है हमारा बॉयल का नियम। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आदर्श गैस की बात करता है। आदर्श गैस मतलब जो PV इज इक्वल टू nRT इक्वेशन को फॉलो करे, जो गैस, वो सब के सब आइडियल गैस हैं, आदर्श गैस हैं। वो सब के सब आइडियल गैस हैं, आदर्श गैस हैं। PV इज इक्वल टू nRT। इसी में हम लोग चार्ल्स का नियम, बॉयल्स का नियम और सार्वभौमिक गैस का नियम, इन्हीं पर हम लोग पालन कर रहे हैं। ठीक है। तो जो चार्ल्स का नियम था, अगर थोड़ा सा बताऊं आपको, PV इज इक्वल टू nRT से, तो यहां पर देखो n और r, ये मोल भी फिक्स है, r भी एक नियतांक है, ये दोनों कांस्टेंट हो गया। टेम्परेचर इनने नियम में बोला है स्थिर ताप पर, तो ये टेम्परेचर भी फिक्स हो गया, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ये सीधा सीधा इक्वेशन आ गया PV इज इक्वल टू नियतांक, और यहीं से क्या आ गया, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के। दिस इज बॉयल्स लॉ, दैट्स इट। ठीक। अब बात करते हैं चार्ल्स नियम का। चार्ल्स का नियम जो है, इसमें इन्होंने बोला कि यदि दबाव स्थिर रहे, जैसे तापमान स्थिर था, यहां पर दबाव स्थिर है, याद कर लो, समझ लो, दबाव स्थिर रहे तो गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके निरपेक्ष तापमान के समानुपाती होता है, मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहां पर P को हमने कांस्टेंट मान लिया, और इन्होंने बोला कि जो दिया गया द्रव्यमान है उसका आयतन समानुपाती होगा तापमान के। मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो तापमान बढ़ेगा, अगर तापमान बढ़ाओ, गैस को आप गर्म करो, आप किसी भी गैस को गर्म करोगे, एक निश्चित आयतन वाले अगर गैस को अगर बात करो जिसका द्रव्यमान क्या हो, m हो, उसको अगर आप गर्म करोगे तो वो एक्सपेंड करेगी, फैलेगी, उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। यही नियम है, चार्ल्स का नियम है। बॉयल समझ में आ गया, बलून वाला। और अगर किसी गैस को गर्म कर रहे हो तो एक्सपेंड नहीं होगी क्या, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ाया, मतलब एक दूसरे के समानुपाती, और इसी को नाम दिया चार्ल्स का नियम। यहां से आपका आ गया क्या, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। सॉल्व करने के बाद ये आएगा, जहां P निरपेक्ष दाब, V है आपका गैस का आयतन। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे नोट कर लो, जो मैं समझाया हूं वही चीज है। अब बात करते हैं अष्टक का नियम, ऑक्टेट रूल। इस सिद्धांत के अनुसार ऑक्टेट मतलब जो आपके जो परमाणु हैं वो किसी दूसरे परमाणु से जब रिएक्शन करते हैं, जुड़ते हैं, तो उनमें अष्टक पूरा होना चाहिए, तभी वो एग्जिस्ट करेंगे। इसी सिद्धांत को अष्टक का नियम, ऑक्टेट रूल कहा गया। परमाणु आपस में इस प्रकार जुड़ते हैं कि प्रत्येक परमाणु अपनी संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है, इसलिए इसे अष्टक नियम या ऑक्टेट रूल कहा जाता है। समझिएगा, ये CO2 जो है कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। उससे पहले मैं आपको NaCl दिखाता हूं। Na सोडियम जो है क्लोरीन से जुड़ रहा है, तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा। देखो, सोडियम का होता है परमाणु क्रमांक 11 और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17।
इलेक्ट्रॉन कितने, 11 और 17 इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। तो ये कैसे भराएगा, 2,8,1 और इसका आ जाएगा 2,8,7। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन कोषों में भरे जाएंगे। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8, तीसरे में 1। यहां पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। तो इसको क्या है, इसको ऑक्टेन अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसको देना पड़ेगा। और इसको क्या है, इसको लेना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। Na के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन और Cl के आउटर सेल में 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। ये हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा और ये एक बॉन्ड बना लेंगे और इसी को बोलेंगे NaCl। मतलब इसका अष्टक पूरा कर दिया कि नहीं कर दिया, Cl का अष्टक पूरा कर दिया कि नहीं कर दिया। इसके भी अष्टक पूरे हो गए, 2, 2, 2 के बाद 8 और इसके 2, 8, 8 हो जाएंगे। इसी नियम को बोला अष्टक नियम। दैट्स इट। यह नियम 1916 में गिलबर्ट लुईस और वॉल्थर कोसल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसका, लुईस याद रखो, इंपॉर्टेंट है, गिलबर्ट लुईस और वॉल्थर कौशल बोला जाता है, इसे कौशल भी लिखा जाता है कहीं कहीं, कौशल द्वारा एक साथ प्रकाशित किया गया था। ऐसे CO2 भी बना है, ठीक, डबल बॉन्ड के साथ अष्टक पूरा करके। इसको हमने अष्टक नियम बोला, ऑक्टेट रूल बोला। अब एक थ्योरी आया था वेस्पर थ्योरी, जो कि मेंस में भी एक बार आ चुका है। तो ये सारे सिद्धांत मेंस में 3 मार्कर 5 मार्कर बनकर के भी आते हैं। तो यह भी आया हुआ है, ठीक है, पिछले वर्ष। तो क्या है वेस्पर थ्योरी, संयुक्ता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, इसका फुल फॉर्म है ये VSEPR, मतलब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। यहां से आप पकड़ो, समझ में आएगा कि रिपल्सन थ्योरी है, प्रतिकर्षण वाला थ्योरी है ना। तो यहां से आपको चीजें समझ में आएंगी कि संयोजकता, पहली बात पढ़ो कि वैलेंसी क्या होती है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का यहां प्रतिकर्षण होकर के एक अच्छी सी आकृति आएगी कुछ इस तरीके की, जैसे कि अगर CH4 की संरचना देखोगे, CH4 की संरचना वो कुछ इस तरीके की होती है कि C जो है सेंट्रल पर है, उसके बाद हाइड्रोजन एक दूसरे से दूर दूर है और एक हाइड्रोजन ऐसा है। हर एक हाइड्रोजन एक दूसरे से 109 डिग्री के आसपास का कोण एंगल बनाएगा। मतलब यहाँ ये वाला हाइड्रोजन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, और उसका जो लिमिट है कुछ फिक्स रहेगा, है ना। तभी इनके बीच में एक स्थायित्व आएगी और इस पर ये क्या बना दिया, वेस्पर थ्योरी बना दिया। तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा कि अणु की आकृति जो है, ये अणु था CH4, अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करती है। जो आपका केंद्रीय आपका एटम दिख रहा है, इस पर निर्भर करेगी क्या, जो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन युग्म हैं उनकी संख्या पर निर्भर करता है, पहली चीज। फिर केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यही चीज मैं बता रहा हूं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होगा। मतलब ये जो सेंट्रल पर है इस पर ऋणावेश होगा और ये जो बाहर है इन पर धनावेश होगा, इन पर क्या होगा, धनावेश होगा, ये चीज बता रहा है। इनके इस प्रतिकर्षण के कारण अणु में स्थायित्व आता है और इलेक्ट्रॉन युग्म त्रिविम मतलब 3 डायमेंशनल प्रकार से व्यवस्थित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप इनके बीच अधिकतम दूरी और कम से कम प्रतिकर्षण बल उपस्थित होता है। इसी को वेस्पर सिद्धांत या संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत भी बोलते हैं। सन 1940 में इसकी खोज की गई थी, किसके द्वारा, तो सिजिविक और पावेल के द्वारा। ये याद रखोगे, सिजिविक और पावेल के द्वारा वेस्पर थ्योरी दी गई थी, ठीक, एक लाइन में, कि इनके द्वारा संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रियाओं के आधार पर प्रतिपादित किया गया था, ठीक। अब बात करते हैं आपबाउ का नियम, शॉर्ट में क्या होता है और किसने प्रतिपादित किया, बस इतना आपको समझना है, ठीक। आपबाउ का मतलब क्या होता है, आपबाउ का मतलब होता है निर्माण होना, आपबाउ का मतलब होता है निर्माण होना,
और यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ जुड़ करके एक अणु या एक यौगिक का निर्माण करते हैं। इसी को हम लोग बोलेंगे अफबाऊ का नियम। मतलब कक्षकों, जो कक्षक हैं, सेल हैं, उनका निर्माण हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जुड़ जुड़ करके या तो परमाणु बना रहा है, या तो अणु बना रहा है, या तो यौगिक बना रहा है। इन कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरा जाता है और इस नियम के अनुसार किसी कक्षा सेल तथा उपकक्षा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश ऊर्जा स्तरों के बढ़ते क्रम के अनुसार एक एक कर करके होता है, और यही हमारा अफबाऊ का नियम कहलाता है। और जो अफबाऊ है, ये जर्मन भाषा में इसका शब्द होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, निर्माण होना। प्रतिपादक रट लो क्या है, नील्स बोहर है और वोल्फगैंग पाउली। पाउली वर्ड याद रखना, पाउली के द्वारा और नील्स बोहर के द्वारा इनका प्रतिपादन किया गया। फिर से बोल रहा हूं, ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों को भरना, ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों का भरना, इलेक्ट्रॉन को भर भर के निर्माण कार्य हो रहा है, यह सिद्धांत है अफबाऊ का नियम। इसके लिए इन्होंने एक थ्योरी दी, जैसे कि सबसे पहले S वाला कक्षक जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तो 1s में जाएगा, देन 2s में जाएगा, देन आपका 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर घूम के 3p में, फिर 4s में। इस तरीके से s p d f ये अलग अलग कक्षाएं होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इस तरीके से जो संरचना बन रही है वो अफबाऊ के नियम पर आधारित है। इस तरीके से अफबाऊ नियम खत्म और हमारा पूरा लगभग केमिस्ट्री के सारे सिद्धांत खत्म। ठीक, तो मैं आशा करता हूं कि आपको पूरा लेक्चर जो है समझ में आया है, मजा आया है, और इस तरीके के क्वालिटी कंटेंट को प्राप्त करने के लिए हमारे ऐप से जुड़ जाओ, हमारे चैनल से जुड़ जाओ और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। ठीक है, आपको यहाँ पर ऐप पर MCQs अवेलेबल कराए जा रहे हैं, तो आप हमारे ऐप से जुड़ जाइए जहां पर आपको फ्री टेस्ट अवेलेबल कराए जा रहे हैं। ठीक, बाकी के सोशल मीडिया से भी जुड़ जाइए। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक अपना स्वास्थ्य बनाए रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।